हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार, आपका टेम्परेरी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो है करंट अफेयर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो लोकपाल वर्ड है, ये लोकपाल आखिर क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, या ये कोई किसी पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो सबसे पहले जो लोकपाल है, इतना जान लीजिए कि ये शब्द संबंधित है भ्रष्टाचार से। ये शब्द संबंधित है भ्रष्टाचार से, यानी किसी भी फील्ड में अगर कहीं आपको करप्शन दिखाई दे रहा हो, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा हो, तो वहां पे शिकायत के लिए लोकपाल होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में ही देख लीजिए, अगर बैंकिंग सेक्टर में आपके खाते से कुछ पैसा उड़ा लिया जाता है, कोई कहता है कि कोई चुरा लिया, कोई निकाल लिया, साइबर क्राइम हो गया, तो वहां पे एक लोकपाल की व्यवस्था होती है, वहां पे शिकायत कर सकते हैं आप। या अगर बैंक आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी कर रहा है या कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो आप लोकपाल के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर है भारत के नए लोकपाल कौन बने। भारत के नए लोकपाल का मतलब कि भारत में पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखिएगा कि आखिर कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार के चांसेस हो सकते हैं, उसको देख करके ठीक करेगा। तो उस व्यक्ति का नाम है एम खानविलकर। एम खानविलकर को जो है यह लोकपाल घोषित किया गया है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोकपाल के पद पर होते हुए ये भारत सरकार में देखेंगे कि आखिर भारत सरकार कहाँ कहाँ किस किस तरीके से वो खर्च कर रही है और खर्च का ब्यौरा क्या है। कहीं अगर उसमें करप्शन दिखाई देता है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, तो वहां पे इस चीज की जांच किया जाएगा इनके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा। स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनने वाला है, वो भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। तो आखिर कब तक भारत अपना जो है यह पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है, 2030 तक, 2024 तो आ ही गया है, 6 साल और 6 साल में पूरा स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा। इस स्पेस स्टेशन की खासियत ये है कि ये स्पेस स्टेशन जो है इसका वजन मात्र 20 टन है, जो कि और भी जितने देश हैं उन सब का अकॉर्डिंग में देखा जाए तो सबसे वजन हल्का है। किसी का वजन 100 टन है, किसी का वजन 80 टन है, तो ऐसे ही है। तो इससे देखिए, तो इन सब चीजों से जो है ये सबसे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हल्का दिखाई दे रहा है। तो वजन सबसे कम है, यही इसका तो खासियत है। दूसरी बात कि अगर हम 2030 तक तैयार कर लेते हैं, तो अंतरिक्ष स्टेशन पे हम अपना सैटेलाइट वगैरह हो गया या किसी भी तरीके का कोई डिजिटली वर्क हो गया, इजीली कर सकते हैं, आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो देखिए 2030 तक अगर हम लोग सफल हो जाते हैं और होंगे ही, तो बड़ी ही डिजिटल एक क्रांति आ सकती है हमारे देश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ। देखिए, नाम से ही लग रहा है कि प्राचीन जो है काल से जुड़ा हुआ है। अगर वैदिक की बात करें तो वैदिक सभ्यता हमारे यहाँ, आपको पता है कि जो वैदिक सभ्यता है वह कब आती है। तो वैदिक सभ्यता जो है ये हमारे प्राचीन भारत में कहा जाता है कि इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस वैदिक काल में जो पंचांग था, जो कैलेंडर था, जो संवत था, वो सारे संवत, सारे कैलेंडर को, सारे ग्रह नक्षत्र को, A to Z सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। तो वैदिक घड़ी सिर्फ घड़ी ही नहीं है, सिर्फ समय ही नहीं इसमें बताया जाएगा, सभी नक्षत्र, है ना, जितने भी संवत है, जैसे सप्त संवत हम लोग पढ़ते हैं, विक्रम संवत पढ़ते हैं, हिजरी संवत पढ़ते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। जैसे हम लोग का हिंदी कैलेंडर होता है, इसको ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर कहते हैं, उसमें भी कई सारी चीजें बताई जाती हैं तारीख के अकॉर्डिंग। ये तो घड़ी है, घड़ी के साथ कैलेंडर भी है, कैलेंडर के साथ नक्षत्र भी है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी, जिसका जो है उद्घाटन भोपाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया। देखिए, ये बात अलग है कि भारत देश में एक एक राज्य करके यूसीसी लाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले जो है आप देखिएगा तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया। ठीक है, और हमारे
जो है सरकार ने घोषणा भी कर दिया है कि चुनाव के बाद पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा, लेकिन एक एक राज्य जो है प्रयास कर रहा है कि यूसीसी हम अपने राज्य में ले आए। तो यहाँ पे असम जो है, असम ने क्या किया है कि जो मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में जो कानून है 1935 1935 में जो बनाया गया था, मुस्लिम विवाह एक्ट कह लें, उसका जो तलाक देने की प्रक्रिया है उसको चेंज करके स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है उनको ये कर दिया है कि अगर कोई मुस्लिम दंपति तलाक लेना चाहता है तो मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो सारी प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाएंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा किस राज्य ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया। मुस्लिम विवाह अधिनियम रद्द कर दिया किसने भाई? असम। यानी असम भी देखा जाए तो धीरे 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 जो है वो यूसीसी की तरफ बढ़ रहा है। और आपको पता है कि यूसीसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो कि पहले भी हम लोग बात किए हैं। और ध्यान रखना है कि इस बार जो दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ है पिछले रविवार को, उसमें भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44 में है। ठीक है, और धीरे धीरे पूरे भारत देश में लागू हो जाएगा आने वाले दिनों में। चलिए अगला प्रश्न है कि बायोसिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? बायोसिया का 21वां संस्करण फैक्चुअल पॉइंट है, इसको याद कर लेना है आपको। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद। हालांकि हैदराबाद से भी अगर देखें तो उसमें उसके पड़ोसी जो तेलंगाना है सबसे पहले वहां पे शुरू हुआ था। और ये कह रहा है बायोसिया का 21वां संस्करण यानी अभी फिलहाल ये चल रहा है, जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो तेलंगाना में हुआ था। तो फिलहाल इसका आंसर भी हो जाएगा हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी की शुरुआत किस राज्य से की है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन है हाइड्रोजन ईंधन फेरी। तो हाइड्रोजन ईंधन फेरी जो है, ईंधन का फेरी मतलब खरीद बिक्री की एक तरह से बात करें। हाइड्रोजन ईंधन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन ईंधन का विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होता है और अभी इस्तेमाल करना इसका इतना आसान नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कोशिश की जा रही है, टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है कि इसको डेवलप किया जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक है और इसका उष्मीय मान भी काफी अधिक है, तो काफी हेल्पफुल हो सकता है और हमारे फ्यूचर में तो बहुत ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। तो फिलहाल मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत कहाँ से कर दी है? तमिलनाडु से। चलिए अगला प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? मेरा पहला वोट। अब देखिए, मेरा पहला वोट कहने का मतलब है कि अभी जो आने वाले दिन में 2024 के अगले माह हो सकता है वो चुनाव होने वाला है। वो चुनाव कौन सा है? लोकसभा का चुनाव है। और लोकसभा के चुनाव के लिए अगर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है या वो लोगों को प्रेरित कर रहा है वोट देने के लिए, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार नहीं, मध्य प्रदेश सरकार नहीं, कौन सी सरकार करेगी? केंद्र सरकार। इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है कि मेरा पहला वोट देश के लिए पहल, मतलब उनका पहला वोट होगा, वो देश के लिए एक पहल होगा, देश के विकास के लिए एक पहला कदम होगा इस चुनाव में। तो ध्यान रखना है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसी तर्ज पे नरेंद्र मोदी ने ये बात कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया गया? अब बताइए, यहाँ पे तंबाकू इस्तेमाल करने के लिए उसके रोकथाम के लिए जो कानून बना था उस कानून को ही रद्द कर दिया गया। यानी अब आप पी सकते हैं, तंबाकू का सेवन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया गया। देखिए, न्यूजीलैंड जो है ये इसके लिए कानून बनाया तो था, लेकिन फिर वर्तमान में इसको क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी अब वहाँ के लोग तंबाकू का सेवन कर सकते हैं। हालांकि ये इसलिए नहीं है कि आप तंबाकू का सेवन कीजिए, वहाँ पे काफ़ी जो रोजगार से संबंधित इसमें काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। 90% रोजगार प्रभावित हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को समाप्त किया गया है।
ठीक है। तो सरकार का कतई उद्देश्य नहीं है कि वो सभी लोगों को झोंकना चाहती है कि आप तंबाकू का खुलेआम सेवन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक दृष्टि से हाँ, जबकि जो तंबाकू की बिक्री होगी वहां पे तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, तो अगर कोई इंसान नहीं चाहता है तो उसका इस्तेमाल ना करे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कितने सीटें हासिल हुई हैं? तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है 10 सीटों पर तो चुनाव हुआ था। उस 10 सीट में से 8 सीट जो है वो किसने प्राप्त किया है? तो बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में है ना, वहां पे 10 सीटों में से कितना 8 सीटें प्राप्त हुई हैं। वैसे भी आप देखिएगा कि हर जगह कहीं ना कहीं जो है बीजेपी बहुमत लेके तो आती ही आती है, और बीजेपी सरकार वर्तमान सरकार में एक लहर जो चल रहा है ना उनका, तो आप चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए वो आगे बढ़ ही रहे हैं और उनका बहुमत साबित हो ही रहा है। अब इस चीज का कड़ा विरोध करने वाला कोई अगर विपक्षी दल है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई एक मजबूत विपक्षी दल आए तो हो सकता है टक्कर की लड़ाई। नहीं तो इस बार जो चुनाव होने वाला है 2024 का चुनाव, उसमें कोई दिखता ही नहीं है कि हाँ कोई एक सामने विपक्षी दल ऐसा खड़ा हो जो इनका टक्कर दे सके। तो कोई टक्कर देने वाला फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी चुनाव है, चुनाव का नतीजा एक आईपीएल मैच की तरह होता है, 2020 मैच की तरह होता है। कब पलड़ा बदल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक तो देखने में यही लगता है कि मैच जो है एक तरफा है। चलिए अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के सबसे उम्रदराज सांसद कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? देखिए इसमें तो हम आपको ये बता सकते हैं कि जो सांसद है ये समाजवादी पार्टी से थे। तो समाजवादी पार्टी के नेता थे, बस नाम आपको बताना है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। हम ऐसे भी बता देते हैं सबसे पहली बात कि वो किस पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी से थे। ठीक है, और उनका जो निधन हुआ है वो 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो सबसे उम्र दराज इनको माना जाता है, और सबसे उम्र दराज अगर है तो व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके पास है के होयसाला, मनोहर जोशी, अमीन सयानी और शफीकुर रहमान बर्क। इसमें से आपको आंसर चूज करके बताना है, एक कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, किस पार्टी से थे ये? समाजवादी पार्टी से, और इनका उम्र क्या था? 94 वर्ष। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर आपका जो इम्पोर्टेंट है हो गया। इसको आप लोग बेहतर रहेगा कि आप कॉपी में लिखते चले जाएं, तो आपको तारीख वाइज आपको एक नोट्स बन जाएगा, और जब भी एग्जाम होगा रिवीजन करने में आपको क्या मदद मिल सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।